नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के डिस्कशन की शुरुआत करेंगे मार्क न्यूसन के कोट के साथ। टू क्रिएट वेल आई हैव टू बी इन ए गुड मूड, हैप्पी एंड कूल। जो भी चीज़ करें मेक श्योर कि आप खुश होकर करें। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आई हैव टू बी इन ए गुड मूड। डिफरेंस इतना ज़्यादा वक्त तो नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं एक चीज़ मूड के बारे में ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मूड जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा मूड हमें कंट्रोल करता है, राइट? लेकिन रियलिटी ये है कि आप अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको लेकर बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं। ब्रीदिंग टेक्निक को चेंज करें आप, मूड को बदलने के लिए कॉन्शियस एफर्ट ले। फॉर एग्जांपल अगर एक कमरे में है तो आप बाहर चले जाए थोड़ी देर के लिए, कोई एक्सरसाइज कर ले, कोई अच्छी चीज़ पढ़ ले। ये सारी चीज़ों से आपका मूड जो है वो इंस्टेंटली चेंज हो सकता है। एक बार आप ट्राई कीजिएगा और जब आपको एक बार इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आप अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हैं, तब आप बहुत सारे ऐसे नेगेटिव मूड्स जो हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, राइट, उसको आप कंट्रोल करके पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू के पास से एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में आपकी बहुत मदद करेगा। 30 नवंबर तक ईएमआई की ऑफर भी चल रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। डियर फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स रीड किए क्योंकि आज द हिंदू न्यूज़पेपर में मुझे इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स नहीं मिले। 2 आर्टिकल्स आज द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं, री इन्वेंटिंग सिटीज़ और लास्ट है न्यू चैलेंजेस। तो ये 2 आर्टिकल्स द हिंदू में से हैं। बाकी दूसरे न्यूज़पेपर्स जैसे कि मिलेनियम पोस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है। फिर टेंटेड कैंडिडेट्स, ये पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। और लास्ट के जो 2 आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स इंडिया यूएसए रिलेशनशिप के ऊपर हैं। ये एचटी का मतलब है हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आपको एक आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। ये आर्टिकल जो है ये लिखा है हमारे एक रिटायर्ड जस्टिस ने। वो दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट्स, ये दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये आर्टिकल का नाम है एमिड ए जुडिशियल स्लाइड। ये जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले हमने जुडिशियरी के बारे में बात की थी, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि कैसे ये जो अर्नब गोस्वामी वाला केस है वो सेशंस कोर्ट में अभी चल रहा था। तो उससे पहले तो उनके जो वकील हैं उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के पास गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन जो है उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया और इंटरिम बेल दे दी अर्नब गोस्वामी को। और हमने डिस्कशन की थी कि क्या यही फैसिलिटीज़ जो हैं वो दूसरे ऐसे लोगों को भी, जो कॉमन लोग हैं, जो सामान्य एक साधारण आदमी हैं, लेमैन जो हैं, तो क्या एक आम आदमी को भी ये फैसिलिटी हमारे देश में मिलती है? ऑफ कोर्स द आंसर इज़ नो। तो ये जो आर्टिकल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैंने ऑन बोर्ड इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि ओवरऑल हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट एक बार, क्योंकि ये आर्टिकल एक जज ने ही लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस आर्टिकल को एक बार ज़रूर पढ़ें। री इन्वेंटिंग सिटीज़, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक समिट को एड्रेस करते हुए एक बहुत ही राइट टॉपिक के बारे में डिस्कशन की। एक राइट टॉपिक को हमारे सामने रखा है, दैट इज़ री इमेजिनिंग आवर सिटीज़। फ्रेंड्स, चाहे फ्लड हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे साउंड पोल्यूशन की समस्या हो, हमारे सिटीज़ जो हैं, हम भारत के शहरों की बात कर रहे हैं, तो हमारे सिटीज़ जो हैं वो काफ़ी अनहेल्थी हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं,
कुछ दुनिया के ऐसे शहर हैं जहां पर अगर आप एक दो दिन के लिए जाएं तो आपको उनकी ट्रैफिक सिस्टम और आपको उनके एक जगह से दूसरी जगह पर आपको जाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। लेकिन हमारे शहर जो हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अगर आप एक शहर में एक लंबे टाइम से रह रहे हैं तो भी आप वहाँ पर गुम हो सकते हैं, इज़न्ट इट। हमारे शहर जो हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स हैं और इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि क्योंकि हमने जो पूरा हमारा अर्बनाइजेशन जो हुआ है वो इतना फास्ट हुआ है कि जो लोकल बॉडी हैं जो सिटी को संभालते हैं, ये जो सिटी मैनेजमेंट है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये स्पीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाया है। इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें नहीं हैं जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे शहरों में जो है वो ये है कि हमारे शहर में ये जो मेयर सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अंग्रेज़ी फ़िल्मों में, ख़ास करके बैटमैन के साथ जुड़े हुए जो फिल्म्स हैं, उसमें जो मेयर होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं, राइट। जो मेयर है वही सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि क्या आपके शहर में, मीन्स एक पर्टिकुलर शहर में क्या क्या चीज़ें जो है, सारे फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हैं वो मेयर के पास होते हैं। हमारे देश में, हमारे शहरों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, मेयर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो फाइनली चीफ मिनिस्टर लेवल के पास ही हैं। जो हाईएस्ट स्टेट में जो हाईएस्ट लेवल है गवर्नमेंट का, तो उनके पास ही ये सारे पावर्स हैं। तो ये एक और रीज़न है, राइट। दिस इज़ वन मोर रीज़न कि इसकी वजह से हमारे शहर जो हैं वो, उनको हम एक फोकस्ड तरीके से डेवलप या फिर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए हैं। तो इसमें भी एक बदलाव की आवश्यकता है। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स मुझे आपके सामने रखने थे। अब कोविड-19 के टाइम पर हमने देखा सबसे ज़्यादा रैपिड ट्रांसमिशन, और ये सिर्फ हमारे शहरों की बात नहीं है, दुनिया के सभी शहरों के ऊपर ये एप्लीकेबल है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रैपिड ट्रांसमिशन हुआ। वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ डेंसिटी, घनता। बहुत सारे लोग एक बहुत ही छोटे एरिया में रहते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरी चीज़, हमारे शहरों में एक चीज़ है कि, और ये दुनिया के सभी शहरों में है ऑफ कोर्स, क्योंकि जगहें जो हैं वो काफ़ी कम है, लेकिन शहरों ने तो हाइट का भी इस्तेमाल किया। गांव में और टाउन में तो हम जो एरिया है उसकी विड्थ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमने हाइट का इस्तेमाल किया। फिर भी हमेशा जगह जो हैं वो कम ही पड़ती हैं। छोटी जगहों पर बहुत सारे लोग रहते हैं, एक छोटे से फ्लैट में बहुत सारे लोग रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा इश्यू भी है, क्योंकि अब उन लोगों का भी क्या कसूर, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं कर पाते। आप मुंबई जैसे शहरों में तो आपको पता है कि रेंट पर भी फ्लैट जो हैं वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मुंबई की बात करें तो जो रेंटल हाउसिंग है, किसी भी शहर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितने लोग वहाँ पर रहते हैं वो सारे के सारे लोग वहाँ के ही हों। देश के, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग जो हैं वो शहरों की तरफ जाते हैं पैसे कमाने के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, जॉब्स के लिए। तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रहेंगे, वापस चले जाएंगे, या फिर लॉन्ग टर्म पर रहने का इरादा है, लेकिन स्टार्टिंग में जब वहाँ पर जाएंगे तब तो उतने पैसे नहीं होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को रेंट के ऊपर मकान मिल जाए, कोई घर मिल जाए। तो एक शहर जो है, इसको बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए रेंटल हाउसिंग की फैसिलिटीज़ भी तैयार करनी पड़ती हैं एक सक्सेसफुल शहर को। लेकिन मुंबई जैसे शहर की बात करें, जो हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, वित्तीय राजधानी है हमारे देश की, उसने पिछले लगभग 40 सालों में सिर्फ 5% जितने रेंटल हाउसिंग को ऐड किया है, और ये भी प्राइवेट फंडिंग से। तो गवर्नमेंट की तरफ से ना के बराबर यहाँ पर काम हुआ है। दूसरी चीज़, ये एक ओपन सीक्रेट है कि जब हम एयर पोल्यूशन की बात करें, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें, पानी की क्वालिटी की बात करें, तो बुक्स में सारी चीज़ें हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात आए तब हमारे देश में कितना बड़ा गैप है, वी ऑल नो। तो वी वांट कि हमारे जो शहर हैं उसमें सिटी मैनेजमेंट का एक ऐसी ऑफिस हो, एक ऐसा व्यक्ति हो जो सारे डिसीजंस जो हैं शहर के वो उनकी ऑफिस में से आएँ, या फिर वो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर हो जाएंगे,
वहाँ तक पहुँचना थोड़ा दूर हो जाएगा। लेकिन आपके ही सिटी में अगर कोई मेयर है जो आपके सिटी में सही गलत जो भी चीज़ें हैं उनके डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल उनकी ऑफिस रहेगी, तो फिर ग्रास रूट लेवल के साथ जो ग्राउंड रियलिटी है उसके साथ जुड़ी हुई एक ऑफिस जो है उसकी आवश्यकता है, तभी जाकर ये बदलाव होगा। और अगर आप लंदन शहर की बात करें तो उनके इतिहास को देखिएगा, लंदन के इतिहास को, बहुत सारे ऐसे डिजीजेस वहाँ पर होते थे। एक वक्त था जब लंदन सिटी जो है वो बहुत ही वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी था। रोड भी इतने ख़राब थे, नदी भी इतनी पोल्यूटेड थी उनकी, और एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर वहाँ पर बदलाव हुआ और आज लंदन जो है एक बहुत ही अच्छा सिटी है कंपेयर टू इंडियन सिटीज़ के साथ कंपेयर करें तो बहुत ही क्लीन सिटी है और काफ़ी एक ऑर्गेनाइज्ड शहर है। तो दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट। डियर फ्रेंड्स, लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन मोर थिंग, आज जो हमने अभी ये सिटी के बारे में डिस्कशन की, ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस का पार्ट है, अर्बनाइजेशन और उसके साथ जुड़े हुए इश्यूज। तो एक बार आप अच्छी तरीके से, अगर चीज़ें कुछ समझ में ना आई हों तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से ये जो डिस्कशन है उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। ए नेसेसरी रिड्रेसल, मिलेनियम पोस्ट नाम का एक न्यूज़पेपर है जिसका एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपने आज तक बैंक के साथ जुड़ी हुई एक चीज़, जब भी बैंकिंग की बात आती है तो आपने एनपीए का नाम सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। आज हम बात करने वाले हैं एनपीओ के बारे में, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर्स। ऐसे ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की यहाँ पर बात हो रही है जिनको सैलरी तो हर महीने मिल जाती है, जिनके लिए एक टेबल भी है, जिनके लिए कई बार तो कार भी इश्यू की जाती हैं, वो कार से आते जाते हैं, सरकारी एक्सपेंस से घर से ऑफिस, और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ पे एंड पर्क को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो ये इतने आलसी होते हैं कि परफॉर्मेंस ना के बराबर, या फिर इनफैक्ट परफॉर्मेंस जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनके लिए भी एक बाधा पैदा करते हैं। तो हमारे देश में अगर दो चीज़ें हमें अचीव करनी है, राइट, हमें अचीव क्या करना है, ग्रोथ भी चाहिए हमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है ये क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है और डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटी के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ों का अगर एक फाइन बैलेंस हमें चाहिए कि लेट्स से कि डबल डिजिट ग्रोथ भी हो हमारे देश में, इकोनॉमी हर साल 10% 11% से जीडीपी एक्सपांड हो, और दूसरी तरफ एजुकेशन, हेल्थ, एयर क्वालिटी, वाटर फैसिलिटी, राइट, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ों का भी एक्सपांशन हो। तो अगर कोई देश, एक बार ये साइकिल की शुरुआत हो गई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, राइट, तो जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ फिर होगा, जितना ग्रोथ ज़्यादा, आपको पैसे भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए क्वालिटी को अचीव करने के लिए। तो एक ऐसी चीज़ जिससे हम ये अचीव कर सकते हैं, एंड दैट इज़ बाय गेटिंग रीड ऑफ एनपीओ। जितने भी एनपीओ हैं उनको चुन चुन कर हमें सिस्टम में से बाहर निकालना होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूपीएससी या फिर अलग अलग स्टेट लेवल की जो एग्ज़ामिनेशन है उनकी प्रिपरेशन करते होंगे ऑफिसर बनने तक। ऑफिसर जब तक ट्रेनिंग चल रही है तब तक बहुत सारी, एक और चीज़ मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ, सिर्फ मानता नहीं हूँ, आई नो पीपल एज वेल, ऐसे भी लोगों को मिला हूँ और जानता हूँ जिनकी वजह से सिस्टम जो है वो जो भी परफॉर्मेंस कर रही है वो कर रही है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए, या फिर उनका जो भी ऐसा नहीं है कि कोई काम ही नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर एक ऑफिसर, हर एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ सैलरी ही खाते हैं और काम नहीं करते। ये बात बिल्कुल गलत होगी, टेक्निकली भी गलत है और ऐसा है भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। I'll give you one example। आप कई बार आपके दिमाग में भी ये प्रश्न आता होगा कि
इनको हम इग्नोर क्यों ना करें। अगर आप कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वहाँ पर कोई करप्ट ऑफिसर हैं या फिर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उनको हटा दीजिए, उनको मीन्स उनको उनके बारे में सोचिए ही मत, आप अपना काम करते रहिए। राइट, ये कहना बहुत आसान है। इट्स लाइक एक मीटिंग है। राइट, आपने 5 दोस्तों ने मिलकर यह तय किया कि कल सुबह 6 बजे उठकर आप लोग कहीं पर बाहर जाएंगे। राइट, अपनी कार लेकर आपको कहीं पर बाहर जाना है, राइट, घूमने के लिए, पिकनिक के लिए, फॉर वन डे। आपने पूरा प्लान बनाया और हर एक ने तय किया कि कल सुबह 6 बजे एवरी वन ऑफ अस शुड बी इन द कार। कार जो है वो इस पॉइंट पर होगी। एक एक व्यक्ति, पांचों के 5 लोग जो हैं वो कार में 6 बजे से पहले बैठ जाने चाहिए। 4 लोग जो हैं वो 6 बजे से पहले आ चुके हैं। इनफैक्ट 4 लोग जो हैं वो 5:55 AM कार में बैठ चुके हैं। एक व्यक्ति जो है वो 15 मिनट या फिर 20 मिनट लेट आता है। एक व्यक्ति 6:20 को, आपका एक मित्र जो है वो 6:20 तक कार तक पहुंचता है। आपकी सिचुएशन क्या होगी? क्या आप उस व्यक्ति को छोड़कर भी नहीं जा सकते? छोड़कर जाएंगे तो रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। तो जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। तो कैसा एक साइकोलॉजिकल ट्रैप आ गया यहाँ पर कि आपने तय किया था लेकिन एक व्यक्ति ने वो नहीं किया, तो आप जो अर्ली आए, जो टाइम पर पहुंच गए, उनके लिए भी एक सज़ा हो गई, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। तो आज तक जो भी परफॉर्मेंस हुआ है हमारे देश का, जो भी स्कीम्स सक्सेसफुल हुई है, जो भी डेवलपमेंट अचीव हम किया है, तो ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हैं, जो उनको करनी चाहिए उससे भी ज़्यादा, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ड्यूटीज़ हैं, उससे भी ज़्यादा मेहनत की, तब जाकर हमने ये डेवलपमेंट और ग्रोथ अचीव किया है। आज हमारे देश में एक फिर से एक स्वतंत्रता आंदोलन की आवश्यकता है, और ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है, ये ऐसे इनेप्ट ऑफिसर, ये एनपीओ से छुटकारा, राइट, जो जितने भी ऐसे एनपीओज हैं, नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर्स, इनसे छुटकारा हमें चाहिए। और इसमें सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार के साथ साथ हमें भी, यानी कि सिविल सोसाइटी को भी सरकार की मदद करनी होगी। इस आर्टिकल में ये बताया है कि एक बार हमें इस पर्टिकुलर ये जो एक एनपीओ का दबदबा है, इनसे अगर हमें आज़ादी मिल जाए तो ओवरऑल 40% जितना हमारा परफॉर्मेंस जो है वो हर एक क्षेत्र में इंक्रीज़ हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जब हम एनपीओ को हटाएंगे। एनपीओ की एक ख़ास बात यही होती है कि वो फाइल को कभी आगे ही नहीं बढ़ने देते। मेकिंग फाइल्स गो इन सर्कल, एक जगह से दूसरी जगह पर, वहाँ पर भी एनपीओ है तो वहाँ पर भी ये चलता रहता है। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने वो भी काफ़ी मीन्स गुस्सा हो गए थे ऐसे एनपीओज के ऊपर। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को तो, ऐसे ऑफिसर जो हैं उनको तो छुट्टी दे देनी चाहिए। तो एक डर जो है वो हमेशा इन सभी एनपीओज के ऊपर होना चाहिए कि अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनकी जॉब जो है वो चली जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये एनपीओ करते हैं वो ये है कि जो परफॉर्मिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए ये एक सज़ा हो जाती है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया लेट कमर वाला वो। और सबसे ज़्यादा करप्ट भी एनपीओज होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते, पैसे नहीं खाते लेकिन काम नहीं करते, लेकिन समय की बर्बादी भी एक प्रकार का करप्शन ही है, क्योंकि आपको तो पैसे मिल रहे हैं काम करने के लिए और आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ये समाज में भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का काम करते हैं, जो सोशल पोल्यूशन है उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को देखकर लोग भी ये चाहते हैं। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो एक व्यू पॉइंट है वो ये है कि एक बार वो ऑफिसर बन गए उसके बाद तो बस वो राजा ही बन गए। एक बार पुलिस ऑफिसर बन गए, फिर देखता हूँ कि कौन मेरे सामने ये मीन्स ऐसा एटीट्यूड, ऐसी सोच भी। मैंने एक बहुत सालों पहले एक किताब पढ़ी थी, एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, नेशनल बुक ट्रस्ट की ये किताब है। किसने लिखी थी ये तो मैं भूल गया, बहुत समय हो गया, लेकिन मुझे आज भी याद है कि एक वक्त था जब ब्रिटिश टाइम पर जो लड़के होते थे उनको, अगर वो किसी के पैर छूते हैं, किसी अपने
एल्डर्स के, राइट। तो उनको कैसा आशीर्वाद दिया जाता था। बंगाल की बात है, बंगाल रीजन में ऐसा कहते थे, दरोगा हो यानी कि तू ऑफिसर बन जाए, ऐसा आशीर्वाद। एक बार ऑफिसर बन गया उसके बाद तो सारे तेरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज तू एक ऑफिसर बन गया है। तो ये एक ब्रिटिश टाइम, और उसके बाद भी ये दरोगा हो जो हैं एक लंबे, आई एम नॉट श्योर आज भी कहीं पर ऐसा कोई आशीर्वाद दिया जाता है तो मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये भी आज भी तो कैसे एक सोशल फैब्रिक का पार्ट बन गया, कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से निकलने के लिए एक सरकारी नौकरी अगर आपको मिल जाए, और वो भी अगर आप कोई ऐसे ऑफिसर बन जाए जहाँ पर आपके पास पावर्स हैं, तो फिर क्या बात ही हुई। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी नीड टू चेंज, ये एनपीओ जो हैं उनको हटाना। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, दैट इंडियाज़ मोस्ट वांटेड फ्रीडम मूवमेंट, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर किसी स्वतंत्रता की है तो यही है कि ऐसे इनेप्ट ऑफिसर्स जो हैं, एनपीओज को हटाना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम डियर फ्रेंड्स, टेंटेड कैंडिडेट्स, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट्स अबाउट पॉलिटिक्स। मंडे की बात है, एपेक्स कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के ऊपर हैं, ये पार्लियामेंट तय कर सकती है, पार्लियामेंट ये लॉ बना सकती है, क्योंकि लॉ बनाने का काम जो है वो हमारे देश में पार्लियामेंट का है। लॉ जैसा है ऐसा इम्प्लीमेंट करवाना या फिर ऐसा इंटरप्रेट करना जो है वो कोर्ट्स का काम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसे टेंटेड पॉलिटिशियंस हैं, क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैं, तो वो चुनाव ना लड़े, इसको लेकर अगर कोई लॉ बना सकता है तो ये है पार्लियामेंट। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये बताया था कि ये जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स का, ये एक दीमक की तरह है जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खोखला बना रहा है। और एक ट्रेंड इसका बढ़ता ही जा रहा है, नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR का एक रिपोर्ट है कि बिहार इलेक्शन में 50% से भी ज़्यादा, लगभग 50% जितने विनिंग कैंडिडेट्स जो हैं उनके खिलाफ किसी ना किसी प्रकार के क्रिमिनल केसेस हैं। इसमें मर्डर हैं, रेप हैं, किडनैपिंग। और इससे पहले की हमारे डिस्कशन में मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें जो हैं, अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे देश में आप इलेक्शन जीत जाते हैं। एक है मनी, पैसे, सेकंड थिंग इज मसल पावर। मसल, इट्स नॉट लाइक बॉडी बिल्डिंग के मसल्स। मसल यानी कि अगर आप एक भाई हैं, अगर आप दादागिरी कर रहे हैं, अगर आपके एरिया के डॉन हैं आप, और आपके पास ऑफ कोर्स पैसे बन जाएंगे, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी नहीं है, बस लोगों को धमकाना है और फिर पैसे कमाना है। तो जो डॉन होते हैं और उनके पास पैसे हैं, तो ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो आप इलेक्शन जीतने के आपके चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और एक भी हमारे देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो ऐसे क्रिमिनल्स को टिकट ना दे रही हो। हर एक पार्टी में आपको किसी ना किसी प्रकार के ऐसे क्रिमिनल्स जो हैं वो मिल ही जाते हैं। अब एक और चीज़ है कि अगर आपके खिलाफ कोई ऐसे केसेस हैं तो उनकी डिटेल्स आप प्रोवाइड करें। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में ये भी बताया था कि पॉलिटिकल पार्टी को ये भी क्लैरिफिकेशन देना है कि आपने किसी क्रिमिनल को या फिर किसी के खिलाफ अगर ऐसा कोई केस चल रहा है, उस कैंडिडेट को टिकट क्यों दी, कंपेयर टू किसी क्लीन कैंडिडेट को आपने टिकट क्यों नहीं दी। ये एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करना है, ऐसा आदेश दिया था, लेकिन इसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुआ है। बिहार इलेक्शन में ये कंप्लायंस, ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि विनिंग फैक्टर, अब इनको जिताता कौन है? इनको जिताते हम ही हैं। जब तक हमारे फेवरेट्स, हमारे आइकॉन चेंज नहीं होंगे, तब तक ये लोग जो हैं वो ऐसे ही सफल होते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगी और पार्लियामेंट से भी कुछ नहीं होगा। मूविंग ऑन टू इंडिया यूएस रिलेशनशिप। इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप, किसी भी 2 देशों की बात करें और ख़ास करके बड़े बड़े देशों की बात करें जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, उनकी बात करें तो ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके अगर 100% आप 100% आप सभी इश्यू के ऊपर एग्री करें, राइट। 10 अगर टॉपिक्स हैं तो 10 में से
ट्राई यही होनी चाहिए कि 7 ऐसे टॉपिक्स हों जिसमें दोनों देश एग्री करें, 3 टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हों या फिर दोनों के व्यू पॉइंट अलग हों। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जो वेन डायग्राम होते हैं ना, कि जैसे वेन डायग्राम में अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा चीज़ें दोनों देशों में कॉमन हैं, राइट। जो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एग्री नहीं कर रहे हैं तो इसे कम हो। तो ऐसा ही यूएसए और इंडिया के बीच में होना चाहिए और ऐसा ही होता आया है। द गोल इज़ टू एंश्योर ए वेन डायग्राम वेयर the area of convergence is large and growing and the other parts are marginal and shrinking. पिछले 4 एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप देखें, मनमोहन सिंह साहब का एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा काल, फिर उनके बाद मोदी सरकार के साथ साथ फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया और अब बाइडन। तो ये आज तक की अगर हम चीज़ों को देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही रही है कि दोनों देशों ने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर हम एग्री हों और जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर एग्री नहीं हो रहे तो वो कम से कम हों। तो ये एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर बाइडेन के बीच में एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन की। एक है कोविड-19 पेंडेमिक, दोनों देशों में बहुत ज़्यादा केसेस हैं तो प्रायोरिटी इसके ऊपर होगी। दूसरी चीज़ है क्लाइमेट में पेरिस एग्रीमेंट को तो यूएसए ज्वाइंट करेगा ही, इसके साथ साथ भारत को ये भी चाहिए कि यूएसए आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक पार्ट बन जाए और इसके साथ जो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी जो हमें चाहिए तो इसके लिए पैसे भी यूएसए प्रोवाइड करे। थर्ड जो पॉइंट है ये है इंडो पैसिफिक के साथ जुड़ा हुआ। ऑफ कोर्स यूएसए भी मानता है कि चाइना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजर है, एक थ्रेट है, एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर है, लेकिन एग्जैक्टली उनकी टैक्टिक्स क्या होगी, कौन से ऐसे स्टेप्स यूएसए उठाएगा, इसके ऊपर और ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। दूसरा जो टॉपिक है ये भी इंडिया यूएसए के साथ जुड़ा हुआ है, न्यू चैलेंजेस, लेट नाइट कॉल बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन, और एक फॉर्मल इंटरेक्शन हुआ। दोनों देशों ने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा मजबूत करने के बारे में बातचीत हुई। और जैसे मैंने आपको बताया, कोविड-19, अफोर्डेबल वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज, इंडो पैसिफिक रीजन, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुई। कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें हमें लेक्चर सुनना पड़ सकता है, एक भाषण यूएसए हमें ये जो नया एडमिनिस्ट्रेशन देगा दैट विल बी ऑन जम्मू एंड कश्मीर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके बारे में हमने कल ही डिस्कशन की थी, इज़न्ट इट? हमने ये दोनों टॉपिक्स को कल ही डिस्कस किया था। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ग्लोबल टेररिज्म, फिर ट्रेड, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन इतनी ख़ास नहीं हुई। हाँ, अफोर्डेबल वैक्सीन के बारे में दोनों देशों ने बातचीत की है और ये दोनों देशों के लिए प्रायोरिटी भी हैं कि जल्द से जल्द इस कोविड-19 को ख़त्म किया जाए ताकि हम फुल फ्लेज से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पर आगे बढ़ें। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको आराम से देख लीजिएगा। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू सून। एंड आपके लिए एक प्रश्न है, बिम्स्टेक में कितने देश हैं? सभी देशों के नाम बताइए। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।